पिछले वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग सीख चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और लेट वाले प्रयोग को कैसे पहचानेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी वह टेंस की होगी, क्योंकि अब इम्परेटिव सेंटेंस लगभग ख़त्म हो गया और अगला वीडियो हम लोग टेंस अब शुरू करेंगे। उससे पहले, टेंस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हैं जो कि मैं इस वीडियो में बता दूंगा और कल से हम लोग टेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ लेट का प्रयोग है, ठीक है। तो इसमें पहला है कि वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि वहाँ बैठो, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे वहाँ बैठने दो, यानी हम सामने वाले को ये कह रहे हैं कि कोई थर्ड व्यक्ति है, उसे वहाँ बैठने दो, तुम मत बैठो बल्कि उसे वहाँ बैठने दो। और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि तुम वहाँ बैठो, यानी तुम वहाँ बैठो। और अगर हम इसमें थोड़ा सा और शामिल कर लें, जैसे इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें, तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम वहाँ बैठो। और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि तुम उसे वहाँ बैठने दो, तुम उसे वहाँ बैठने दो, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जब हम सामने वाले को कोई कार्य करने के लिए कहें तो वह इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम सामने वाले को ये कहें कि किसी तीसरे व्यक्ति को वो काम करने दो, ठीक है, तो वह लेट का प्रयोग है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सीट देयर। सामने वाले को स्पष्ट कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, सीट देयर। इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट है और ये लेट का प्रयोग है। तुम अब मिटका दीजिए, ये समझाने के लिए कहते। वैसे कह भी सकते हैं, अगर तुम के साथ आप बनाएंगे तो यू लिखकर उसके बाद डैश लिख दिया जाएगा, कॉमा दे दीजिएगा, यू सिट देयर। उसके बाद उसे वहाँ बैठने दो, सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम मत बैठो बल्कि तीसरे को बैठने दो। तो इसमें हम लेट का प्रयोग है ये। तो कैसे बनाएंगे, लेट किसको कहा जा रहा है, उसे, जो थर्ड व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट हो रहा है लेट के साथ, ठीक है। तो लेट हिम, लेट हिम, अब बाकी ऐसे लिख दीजिए, लेट हिम सीट देयर, लेट हिम सीट देयर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है कि बस से पटना जाओ, यानी सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम बस से पटना जाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, गो टू पटना, गो टू पटना, गो टू पटना बाय बस, गो टू पटना बाय बस, क्योंकि सब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि उसे बस से पटना जाने दो। सब चीज़ वही है, लेकिन हम किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि उसे जाने दो, ठीक है ना, सामने वाले से। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, लेट का प्रयोग है ये, ठीक है। यानी ये इनडायरेक्ट में है तो लेट का है ये, ठीक है ना। लेट, लेट हिम, लेट हिम, क्योंकि किसे कहा जा रहा है, थर्ड जो व्यक्ति होगा वही लेट के साथ आएगा। जो भी थर्ड व्यक्ति होगा, यानी कि सामने वाले से कहा गया है, वो तो उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में होगा नहीं। सामने वाले से कहा गया है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको ये करने दो। तो जो तीसरा व्यक्ति आएगा जिससे कहा जा रहा है कि ये काम करने दो, ठीक है, तो वह क्या होगा, लेट के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो लेट हिम किसे कहा गया, उसे, तो लेट हिम और उसके बाद बस से पटना जाने दो। तो लेट हिम, उसके बाद वर्ब लिखते हैं गो टू, कहाँ जाना है, पटना। तो लेट हिम गो टू पटना बाय बस, यानी लेट जोड़कर उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस हमें लिख देना है। लेट जोड़कर, लेट के बाद जो उसका ऑब्जेक्ट होगा लेट का वो लिखकर, बाकी सेम इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप समानता मिल रहा होगा आपको, क्या अंतर है क्या समानता है इसमें आपको इसमें दिख रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ है कि यहाँ मत खेलो। हम सामने वाले को स्पष्ट मना कर रहे हैं कि यहाँ मत खेलो। तो इसको क्या बनाएंगे हम, डोंट, इम्परेटिव पढ़े आप, क्या बनाएंगे, डोंट प्ले, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, डोंट प्ले हियर। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि नहीं, उससे यहाँ मत खेलने दो, यानी थर्ड व्यक्ति जो आ रहा है उसे यहाँ मत खेलने दो, ठीक है। मान के चलिए आपको किसी लड़के से लड़ाई हो गया, ठीक है, और आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। सामने वाला कोई लड़का आपका दोस्त है, ठीक है ना, वह वहाँ खेल रहा है, आप मना करना चाहते हैं कि वो जो तीसरा व्यक्ति, जो लड़का है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, उसको वहाँ खेलने नहीं देना है, ठीक है। तो जब आप आएंगे, आप उससे तो बोल नहीं रहे हैं, तो क्या आप उससे कहने जाएंगे कि तुम मत खेलो यहाँ, आप अपने दोस्त से कहेंगे जिससे आप बोल रहे हैं कि तुम उसे वहाँ यहाँ मत खेलने दो। यानी कि जो तीसरा व्यक्ति जिससे आपकी लड़ाई हुई है उसको आप इनडायरेक्ट वे में अपने दोस्त से कहलवाएंगे कि उसे यहाँ मत खेलने देनी, तुम उसे यहाँ से भगा दो, ठीक है।
तो ये जो तीसरा व्यक्ति है, ठीक है ना, जिस लड़के से आपका लड़ाई हुआ है वही थर्ड व्यक्ति है, ठीक है ना। और जो जिस दोस्त से आप कह रहे हैं कि उसे यहाँ मत खेलने दो, वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो वह तो इसमें है ही नहीं, वह जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे पूरे इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं है। जो भी इंपरेटिव सेंटेंस पे जो भी हम बात करते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वह सामने वाले को देते हैं, यू को देते हैं, जो कि सेकंड पर्सन है, जो आपका दोस्त है जिससे आप बात कर रहे हैं। और लेट का प्रयोग किसके साथ हो जाता है? जो थर्ड व्यक्ति आया है, जिससे झगड़ा हुआ है आपका और आप उसको मना करना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, तो अपने दोस्त से कहलवाते हैं कि उसे मत खेलने दो, ठीक है ना, कि वो मत खेले। चलिए, तो अब देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे, यानी कि लेट, ठीक है। और उसके बाद किसे कहा जा रहा है? थर्ड पर्सन कौन है? वह, उसे, ठीक है ना। तो लेट, पहले तो मत है ना, तो हम डोंट लगाएंगे ना, पहले डोंट लेट, उसके बाद हिम, डोंट लेट हिम, क्योंकि थर्ड पर्सन कौन है? हिम है, उसे है, तो डोंट लेट हिम। अब बाकी वैसे लिख दीजिए, डोंट लेट हिम प्ले हियर, डोंट लेट हिम प्ले हियर, ठीक है। अब आपको इसमें क्या अंतर है, क्या समानता है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम लोग इसके बाद इसका वर्ब देख लेते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कैसे वर्ब याद करना है, क्योंकि हमें कल टेंस पढ़ना है। और उसके बाद साथ में कुछ बेसिक जो ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए। चलिए देखिए, वर्ब को हम पहले समझ लेते हैं कि वर्ब कितना फॉर्म होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है ना, वर्ब क्या होता है। तो आपको पता है कि पहले वीडियो में ही हमने बताया था कि वर्ब जो होता है वो डूइंग वर्ड होता है, यानी कि वर्ब से किसी कार्य का होना प्रतीत हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई कार्य एक्शन में है, कोई कार्य हो रहा है। लेकिन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं टेंस के अनुसार उसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कौन है? 3 है। ये 4 और 5 हम लोग खुद बना लेते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूअस का है, 4 जो है कंटिन्यूअस का, 5वां जो है हैबिट को दिखाता है, ठीक है। तो ये हम लोग खुद बना लेते हैं, ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमें ये 3 फॉर्म याद करने पड़ते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। ये हमें रटना पड़ता है बाकायदे, क्योंकि इसको याद करना ज़रूरी होता है। और इसका भी कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जो जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे, ग्रामर में जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो अभी आपको कुछ वर्ब्स याद करने पड़ेंगे ताकि आपको टेंस समझना आसान हो, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे क्या वर्ब होते हैं। पहला है रीड, पढ़ना का पहला फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? रीड। ये सिंपल फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, ठीक है ना, रीड। उसी तरह खेलना क्या होता है? प्ले। जाना का क्या होता है? गो। पढ़ाना का क्या होता है? टीच, TEACH, ठीक। ये बेस फॉर्म हो गए। अब जब सेकंड फॉर्म बनता है, सेकंड फॉर्म, ये तो हम सिंपल में लिखते हैं, जैसे कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो टेंस में बताया जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, हमने इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया। अब इसके बाद सेकंड फॉर्म आता है। सेकंड फॉर्म बताता है, पास्ट को दिखाता है। सेकंड फॉर्म जो होता है पास्ट को दिखा रहा होता है, यानी बीती हुई क्रिया को दिखाने के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो रीड का रीड ही हो जाता है, इसको रेड पढ़ते हैं लेकिन रीड रेड हो जाता है, मीनिंग वही रहता है, स्पेलिंग वही रहता है। प्ले का प्लेड हो जाता है, इसमें ईडी जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद गो का वेंट हो जाता है, वेंट। टीच का टाट हो जाता है, TAUGHT, टाट, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म जो होता है परफेक्ट को दिखाता है। परफेक्ट का मतलब होता है कि क्रिया हो चुकी है, घटित हो चुकी है, ठीक है ना, यानी कि यह पूरी तरह घटित हो चुकी है, क्रिया ना बाकी है ना आदत है, बल्कि यह क्या हो चुकी है? घटित हो चुकी है। तो परफेक्ट को थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें क्या हो जाता है? रीड का रीड ही हो जाता है, प्लेड का प्लेड ही हो जाता है। लेकिन गो का चेंज हो जाता है, गो का तीनों फॉर्म चेंज होता है और ये इरेगुलर आपका वर्ब हो जाता है। तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। उसके बाद टीच का टीच टाट टाट ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म होते हैं वर्ब के, जिसको आपको याद करना है। ये जो बनाना होता है ये आसान होता है, इसमें ING जोड़ देते हैं, हम इसको बीइंग भी बोलते हैं, हम ज़्यादातर इसको बीइंग बोलते हैं। बीइंग फॉर्म है ये, वर्ब का बीइंग फॉर्म है, यानी यह कंटिन्यूअस दिखा रहा होता है कि जो क्रिया है वह जारी है, अब वर्तमान में जारी है, चाहे भविष्य में जारी है, चाहे भूतकाल में जारी है, लेकिन यह जारी है, कंटिन्यू है। तो इसमें हम लोग ING लगाते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस ING जोड़ देना होता है। जैसे इसमें हो जाएगा रीडिंग, इसमें हो जाएगा, वर्ब के बेस फॉर्म में ING जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा प्लेइंग, इसमें हो जाएगा गोइंग, इसमें हो जाएगा टीचिंग,
उसके बाद आता है आपका हैबिट वाला, जो कि हम लोग फर्स्ट टेंस में ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वर्ब फाइव का प्रयोग करना होगा। तो बेस फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता है? यस या ईएस, ठीक है। तो ये जब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि यस कहाँ जोड़ना है और ईएस कहाँ जोड़ना है। अभी आप समझ लीजिए बस कि ये हैबिट को दिखाता है और इसमें यस या ईएस जोड़ा रहता है, किसमें? बेस फॉर्म में। तो रीड का क्या हो जाएगा? रीड का रीड्स हो जाता है, एस जुड़ जाता है। प्ले का प्लेज हो जाता है, गो का गोज हो जाता है, और टीच का टीचेज हो जाता है, ठीक है। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और ये दोनों फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्म जो है ये हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है ना। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हमें ये तीनों फॉर्म करना है, ठीक। तो आप ये तीनों फॉर्म याद कीजिएगा, इसको देखिएगा। आप किसी भी किताब में वर्ब के लिस्ट को लेकर आप उसे देख सकते हैं, क्या समानता है क्या समानता नहीं है उसमें, किस फॉर्म को, किस वर्ब को आप आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो प्ले और प्लेड उसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वह दोनों ही आपका ईडी लगा रहा होता है, ठीक है। तो वो याद करना आसान होता है, वर्ब का बेस फॉर्म याद कर लेते हैं, बाकी उसमें ईडी जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ इरेगुलर आपका वर्ब्स होते हैं जिसको तीनों फॉर्म ही चेंज हो जाता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। अगर हम कहें तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं। और एक वीक वर्ब्स होता है जिसका तीनों फॉर्म ही सेम रहता है, जैसे रीड है तो रीड का देखिए तीनों फॉर्म सेम है, रीड, रेड, रीड, तीनों का स्पेलिंग सही एक ही है। यानी अगर हमने ये याद कर लिया तो तीनों याद हो गया। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक ट्रांसलेशन देख लेते हैं, ताकि हमें कल टेंस जो है, टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आपको ये वर्ब समझ में आ गया होगा, वर्ब कैसे है, कैसे होता है, किस तरह याद करना है। एक बेसिक में हमें समझना है, जो बेसिक ट्रांसलेशन आता है उससे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ी बातें समझनी होंगी उसमें, बस उसके बाद आराम से हम बना सकते हैं टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि यह एक गाय है, यह एक गाय है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दिस होता है, दिस और डैट लगाते हैं, मतलब यह होगा तो दिस लगाएंगे, वह होगा तो डैट लगाएंगे। तो दिस की अंग्रेजी क्या होती है? यह की अंग्रेजी क्या होती है? दिस। है के लिए इज लगाया जाता, अगर था होता तो वाज लगाया जाता, ठीक है। तो दिस इज, एक के लिए ए लगाया जाता है, तो दिस इज ए काउ, बस हो गया। यानी कि हमें क्या लिखना है? पहले जो यहाँ प्रोनाउन आया उसको लिखना है, ये प्रोनाउन होता है, दिस प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन आता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें बेस मेन वर्ब का काम जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब ही करता है, इसमें कोई और वर्ब नहीं होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आया है, और उसके बाद ये आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे आपका नाउन है, ठीक है। तो इस तरह बनाएंगे। अगर यहाँ पे था होता, जैसे कि यह एक गाय थी, यह एक गाय थी, तो क्या हो जाएगा? दिस वाज ए काउ, दिस वाज ए काउ, यह एक गाय थी। लेकिन ये ज़्यादा बोलचाल में हम लोग का होता नहीं, प्रयोग नहीं होता है। इसको हम लोग बनाते हैं कि वह राम था, जैसे वह राम था। यह संकेत करने के लिए बताया गया है। अगर संकेत हम दिखा रहे हों, दूर से संकेत कर रहे हो कि यह कलम था, अब टूट गया है, अब ये पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। मान के चलिए कोई आपका कोई पूछ रहा है, मान के चलिए कि कोई गाय है, ठीक है ना, या फिर कोई कलम है, कोई कुर्सी है जो टूट चुकी है, ठीक है। किसी को पता नहीं चल रहा, पूछा जा रहा है कि अरे यह क्या था, तो उसको पता नहीं है, तो हम उसको क्या बताएंगे? कहेंगे यह कुर्सी था, ठीक है ना, यह कुर्सी थी, यानी अब टूट चुकी है। तो अगर हम कहें कि यह कुर्सी थी, यह कुर्सी थी, यह कुर्सी थी, ठीक है, तो क्या बताएंगे? दिस वाज चेयर, यह कुर्सी थी, दिस वाज चेयर, ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा को इज कहाँ लगाया जाता है और वाज कहाँ लगाया जाता है। इज कहाँ लगाया जाता है? जब हो प्रेजेंट की जब बात करें तब इज लगाया जाता है, और जब भूतकाल की बात करें तब हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट में कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे इज होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है, ये तीन होते हैं। और पास्ट में वाज होता है और वर होता है, ठीक है, ये पास्ट को दिखाते हैं। यानी अगर वाक्य के अंत में था आया है, ठीक है, तो वाज वर लगाते हैं, और यदि है आया है तो इसमें से कोई एक लगाते हैं। ये कहाँ कहाँ लगता है? तो देखिए ही, सी, इट, और कोई नेम आए
ठीक है। तो उसके साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और यू दे और प्लुरल कोई आए, ठीक है ना, कोई भी प्लुरल आए, एक से ज़्यादा आए। सिंगुलर उसे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति हो, प्लुरल उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हो। जैसे लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के, एक लड़का अगर होगा तो सिंगुलर होगा, 2 लड़का होगा तो प्लुरल होगा। तो इसमें हम आर लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह वाज जो होता है वह आपका लग जाता है आई, ही, सी, इट और नेम के साथ वाज लग जाता है। अब बाकी सबके साथ यू, दे और वी भी होता है, देखिए वी छूट रहा था, और प्लुरल जो भी आए उसके साथ वर लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे वी भी लिख लीजिए। तो इन सब के साथ वर लगाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि वह सीता है, वह सीता है, तो क्या बनाएंगे, ही इज सीता। अगर संकेत दिखा रहे हैं तो डैट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें बनाएं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ, तो इसमें मैं है और यहाँ पे हु आया है। तो मैं के लिए क्या होता है, आई, और उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम, क्योंकि प्रेजेंट की बात की गई है। तो आई के साथ एम, तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे ऐसे आता कि तुम उदास हो, तुम उदास हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें तुम आया है तो तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर, उदास का क्या हो जाएगा, सैड, यू आर सैड, तुम उदास हो। बस पहले तुम का लिख देना है, फिर उसके बाद हैं का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है, और उसके बाद जो सैड है वो बना देंगे, मतलब जो एडजेक्टिव है वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तुम उदास हो, ऐसे बनाएंगे। अब वाज वर्ब में क्या होगा, यही था हो जाएगा। जैसे वह सीता थी, वह सीता थी, अगर यहाँ पे थी कर दें है के जगह पे, तो यह क्या बनेगा, यहाँ तो ही सी होगा। ध्यान से देखिए, लड़की है तो क्या होता है, लड़की के लिए सी होता है, ठीक है ना, ये सी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाज सीता, सी वाज सीता। और यहाँ पे अगर था हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं खुश था, तो आई वाज हैप्पी। बस यही चेंज हो जाएगा, अगर था है तो इज एम आर की जगह पे वाज वर आ जाएगा। जैसे इसमें कहें तुम उदास थे, ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ पे वर लगता है, तो यू वर सैड, ठीक है। इसको कई लड़के वेयर पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं है, वर पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, वर। अब आपको समझ में आ गया बेसिक क्या है, ठीक है। इज एम आर लगाया जाता है, ये टेंस में नहीं आता है, ये बी के प्रयोग में आता है, बी का यूज होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही मेन वर्ब का काम कर रहा होता है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है। जो इज एम आर होता है वही मेन वर्ब का काम कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें प्रोनाउन आते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये अब आप बना लेंगे, एक बार आप बेसिक ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, तब भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब कल से हम लोग का मेन काम है, हम लोग क्या पढ़ें, अपना टेंस पढ़ें। आपका होमवर्क है, इसमें कोई होमवर्क नहीं है आपको, आपका बेसिक रूप से होमवर्क है कि आप वर्ब के फॉर्म्स को देख लें, ठीक। और उसके बाद ये जो बेसिक ट्रांसलेशन है, बेसिक जो ट्रांसलेशन है, अगर टाइम मिले तो आप उसे एक बार देख लें, और नहीं तो इस वीडियो से अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। आपको वर्ब्स देखना है और बेसिक ट्रांसलेशन देख लेना है। बाकी कल से जो भी टेंस में जो टेंस है, टेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग, कल से टेंस पढ़ेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब हम लोग पिछला वाला वीडियो का होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा ये। तो ध्यान से देखिए, पहला है कि राम को बैठने दो, तो इसमें दो शब्द आए यानी कि लेट का प्रयोग है, तो हम क्या बनाएंगे, लेट किसको बैठने दो, राम को बैठने दो, तो लेट राम सिट, लेट राम सिट, राम को बैठने दो। अगला है सोहन को बोलने दो, किसको बोलने दो, सोहन को, तो लेट सोहन बोलने दो, बोलना क्या होता है, स्पीक, लेट सोहन स्पीक। साथ में आप लोग मीनिंग भी याद करते चलिएगा, वर्ब का जो मीनिंग है वो याद करते चलिएगा।
अगला है कि उसे यह किताब मत पढ़ने दीजिए। दीजिए है यानी कि बड़े से कह रहे हैं तो पहले प्लीज़ लगाएंगे, यानी प्लीज़। उसके बाद मत है, मना कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट, प्लीज़ डोंट। और उसके बाद लेट, प्लीज़ डोंट लेट हिम रीड, लेट हिम रीड दिस बुक। उसे यह किताब मत पढ़ने दीजिए तो प्लीज़ डोंट लेट हिम रीड दिस बुक। अगला है कि राजू को बाजार कभी मत जाने दीजिए। इसमें भी दीजिए है यानी प्लीज़ लगाएंगे, प्लीज़, प्लीज़। और उसके बाद कभी मत है तो प्लीज़ नेवर, नेवर किसको कहा जा रहा है? राजू को, तो प्लीज़ नेवर राजू, प्लीज़ नेवर लेट, प्लीज़ नेवर लेट राजू क्या कहा जा रहा है? बाजार मत जाने दीजिए तो प्लीज़ नेवर लेट राजू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। चलिए अगला है कि लड़कों को यहाँ रोज़ आने दीजिए। तो दीजिए है तो प्लीज़ लगाएंगे यानी कि प्लीज़, और उसके बाद यहाँ रोज़ मत नहीं है इसमें तो प्लीज़ किसको? लड़कों को, तो प्लीज़ लेट, प्लीज़ लेट बॉयज़, प्लीज़ लेट बॉयज़ कहाँ आना है? तो यहाँ आने दीजिए तो प्लीज़ लेट बॉयज़ कम हियर, कम हियर। रोज़ है तो एवरी डे हो जाएगा एवरी डे। अगला है अपने बच्चे को कुछ करने दीजिए। तो इसमें भी प्लीज़ लगाएंगे हम क्योंकि बड़े से कह रहे हैं तो प्लीज़, और उसके बाद लेट क्योंकि मत नहीं है इसमें तो प्लीज़ लेट किसको? अपने बच्चे को। तो इसमें अपने की अंग्रेजी क्या होगा? योर होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में अपने की अंग्रेजी योर होता है। क्यों योर होता है? क्योंकि हम सामने वाले को कह रहे होते हैं, यानी यू को कह रहे होते हैं। तो यू का अपने की अंग्रेजी पॉजेसिव जो केस होता है वो क्या होता है? योर होता है। तो प्लीज़ लेट योर चाइल्ड, प्लीज़ लेट योर चाइल्ड, और कुछ करने दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ लेट योर चाइल्ड डू समथिंग, डू समथिंग। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो आपका HW कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग